दोस्तों हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि एक नाइट प्रिंस की बहन गार्सिया को एक खबर देता है। वह कहता है कि विलेंग्रा फ्लीट एक सफल रेड से वापस लौटा है। उन्होंने एक मर्चेंट शिप को लूटा और इतना सामान हासिल किया कि उससे पूरी सेना को 1 साल तक खिलाया जा सकता था। और ये सुनते ही गार्सिया उस नाइट की पोजीशन को प्रमोट कर देती है। अब उसके पास पूरे विलेंग्रा फ्लीट का कमांड था, साथ ही रेड में मिला सारा सामान भी। लेकिन तभी नाइट एक और खबर देता है। एक बुरी खबर है, प्रिंस रोलैंड पर किया गया असासिनेशन अटेम्प्ट फेल हो गया। हमने उसकी वाइन में पॉइजन मिलाया था, लेकिन उससे वह सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए बेहोश हुआ। मतलब साफ है हम फेल हो गए। लेकिन अगर हमारी असासिन अभी तक पकड़ी नहीं गई तो मैं उसे एक और मौका दे सकती हूँ। इसके बाद वह एक एल्केमिस्ट को फांसी देने का आदेश देती है, जिसका नाम एम्बिस था, क्योंकि उसी ने वह पॉइजन बनाया था जो प्रिंस पर असर ही नहीं किया। लेकिन गार्सिया को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि पॉइजन बिल्कुल सही काम कर चुका था। असल में प्रिंस रोलैंड तो कब का मर चुका था और अब उसकी बॉडी में सो रहा था एक बेरोजगार जीनियस इंजीनियर। अगले दिन लोंगसोंग फोर्ट्रेस का एम्बेसडर बॉर्डर टाउन में मिनरल्स लेने पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक बेहद हैरान कर देने वाली दृश्य दिखाई देती है। विलो सिटी का एक शिप बॉर्डर टाउन के लिए ढेर सारा फूड लेकर आया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैरो प्रिंस को कंस्ट्रक्शन का पूरा अपडेट दे रहा होता है। वह बताता है कि सिटी वॉल का काम सही तरीके से चल रहा है। कार्ल ने गारंटी दी है कि प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो जाएगा। और तो और विलो सिटी से खरीदा गया फूड भी पहुंच चुका है। फिलहाल उनके पास इतना खाना था कि पूरे शहर को सर्दियों में आराम से खिलाया जा सके। लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी बैरो थोड़ा टेंशन में होता है। बैरो बहुत ज्यादा टेंस्ड होते हुए कहता है, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही समय में हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन और बाकी बड़े खर्चे अभी सीधे ट्रेजरी से चल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा ये खजाना सिर्फ 1 साल तक ही टिक पाएगा। लेकिन रोलैंड को इस बात की जरा भी फिक्र नहीं होती, क्योंकि उसके हिसाब से अगर एक बार ये विशाल वॉल बनकर तैयार हो गया तो बॉर्डर सिटी की पोजीशन अपने आप मजबूत हो जाएगी। हाँ ये बात सही है, लेकिन समस्या ये है कि डूक रियान इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। इसी बीच एक मैसेंजर आकर उन्हें खबर देता है लोंगसोंग फोर्ट्रेस का एम्बेसडर यहाँ पहुँच चुका है। अब ये सुनते ही रोलैंड तुरंत बैरो को आदेश देता है कि उसके स्वागत के लिए रॉयल बैंक्वेट तैयार किया जाए। और फिर आगे डाइनिंग हॉल में ऐसी रॉयल और यूनिक डिशेस सजाई जाती है जिन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाए। असल में ये एक पूरा फ्लैक्स था। रोलैंड एम्बेसडर को ये दिखाना चाहता था कि अब फूड उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं रही। अब हम देखते हैं कि एम्बेसडर डाइनिंग रूम में पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर उसके चेहरे का रंग ही बदल जाता है, क्योंकि अब तक बॉर्डर सिटी पूरी तरह लोंगसोंग फोर्ट्रेस के फूड सप्लाई पर निर्भर थी। लेकिन यहाँ तो सामने शानदार और हाई क्वालिटी खाना सजा हुआ था और ऊपर से उसे एक और अजीब चीज दिखाई देती है। रोलैंड खाने के लिए चॉपस्टिक इस्तेमाल कर रहा था, जो इस दुनिया के लोगों ने पहले कभी देखी ही नहीं थी। अब एम्बेसडर थोड़ा यहाँ पे हैरान होकर पूछता है, आप ये किस चीज से खा रहे हैं? अरे अच्छा, ये इन्हें चॉपस्टिक्स कहते हैं। अब से मैं इन्हें अपने शहर में आम बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये चम्मच से भी ज्यादा सस्ती होती हैं और साथ ही साथ हाइजेनिक भी। इसके बाद हम देखते हैं कि रोलैंड हल्का सा ताना मारते हुए कहता है, वैसे भी अब हमारे शहर में कोई खास खाना तो बचा नहीं है, तो इन्हीं चीजों से काम चलाना पड़ेगा। अब ये सुनकर बेचारा एम्बेसडर अंदर ही अंदर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर ये बचा खुचा खाना है तो असली रॉयल फूड कैसा होगा। लेकिन इससे पहले कि उसकी और जलती, रोलैंड स्माइल करते हुए उसे बताता है कि असल में ये सारा खाना सिर्फ उसके स्वागत के लिए बनाया गया है और आज ही बिल्कुल ताजा विलो सिटी से आया है। अब ये सुनकर एम्बेसडर पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि इतिहास में पहली बार बॉर्डर सिटी ने विलो सिटी के साथ ट्रेड किया था। अब खाना खत्म होने के बाद एम्बेसडर आखिर अपनी असली बात पर आता है। आपने अब तक अपना ऑर्डर डिलीवर नहीं किया और डेडलाइन भी निकल चुकी है। लोंगसोंग फोर्ट्रेस ने आपकी फूड सप्लाई पहले ही तैयार कर ली थी, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। तब हम देखते हैं कि रोलैंड बहाना बनाते हुए कहता है, ओ दरअसल कुछ लैंडस्लाइड्स की वजह से हमारी कई माइंस कोलैप्स हो गई, इसलिए प्रोडक्शन कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। फिलहाल हमारे पास सिर्फ 2 महीने का और स्टॉक बचा है। ओह तो फिर वही स्टॉक अभी हमें क्यों नहीं दे देते आप? अरे क्योंकि उस 2 महीने के ओरे के बदले लोंगसोंग हमें इतना फूड कभी नहीं देगा जिससे मेरे लोग 2 महीने तक जिंदा रह सके। और वैसे भी 2 साल पहले फूड शॉर्टेज की वजह से हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मारे गए थे और मैं वही गलती दोबारा नहीं होने दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रोलैंड सख्त आवाज में ऐलान करता है, आज से बॉर्डर सिटी और लोंगसोंग फोर्ट्रेस के बीच का ट्रेड बंद किया जाता है। मैं अपना बचा हुआ सारा मिनरल पहले ही विलो सिटी को बेच चुका हूँ और अपने लोगों के लिए सर्दियों का पूरा फूड भी खरीद चुका हूँ। और हाँ, विलो सिटी के साथ ट्रेड करना हमारे लिए तुम लोगों से ज्यादा फायदेमंद है। अब एम्बेसडर को समझ आ जाता है कि नदी किनारे विलो सिटी के शिप्स क्यों खड़े थे, लेकिन
वह यह भी जानता था कि वेलोसिटी आमतौर पर आयरन ओरे जैसे मिनरल्स का ट्रेड नहीं करता। इसका मतलब साफ था, रोलैंड को शायद मार्केट वैल्यू का आधा ही पैसा मिला होगा, यानी वह घाटे का सौदा कर रहा था। अब एम्बेसडर उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, देखो तुम भी जानते हो कि लॉन्गस्टोंग फोर्ट्रेस कितना पावरफुल है। हम कई पीढ़ियों से तुम्हारे साथ ट्रेड करते आ रहे हैं। इतने बड़े वॉल्यूम में मिनरल्स बेचना तुम्हारे लिए हमारे साथ ही ज्यादा फायदेमंद होगा। जहाँ तुम वेलोसिटी को 50% मार्जिन पर मिनरल्स दे रहे हो, वही चीज हमें सिर्फ 30% मार्जिन पर दे दो। तुम्हारा भी फायदा और हमारा भी। हाँ, तुम्हारा ऑफर बुरा तो नहीं है, इससे दोनों का फायदा होगा, लेकिन क्या तुम ये गारंटी दे सकते हो कि लॉन्गस्टोंग फैमिली के सभी 6 मेंबर्स इस डील से सहमत होंगे? सुनो, मैं ये प्रपोजल उनके सामने रखूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें सबसे अच्छा डील मिले। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छी खबर मिले। हम देखते हैं कि अब जाते जाते एम्बेसडर एक और बात कहता है, डेमोनिक पीरियड बस 2 महीने दूर है और बॉर्डर सिटी के लोगों के लिए लॉन्गस्टोंग फोर्ट्रेस तक का सफर लंबा और खतरनाक होगा, इसलिए उन्हें जल्दी निकल जाना चाहिए। अरे इसकी चिंता तुम मत करो, अब मैं अपने लोगों को तुम्हारे फोर्ट्रेस में नहीं भेजूंगा। मैं खुद एक पावरफुल वॉल बनाऊंगा और अपने लोगों की रक्षा खुद करूंगा। अब इसके बाद एम्बेसडर अपने घोड़े पर सवार होकर वापस चला जाता है, लेकिन जाते हुए वह कहता है, उम्मीद करता हूँ यह डील सबके लिए फायदेमंद साबित हो। हालांकि दोस्तों, रोलैंड अच्छी तरह जानता था कि चाहे एम्बेसडर कितना भी सभ्य बनने की कोशिश करे, लॉन्गस्टोंग की वे 6 नोबल फैमिलीज कभी भी इस डील को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और आगे जाकर ठीक यही होता है। जैसे ही एम्बेसडर वापस जाकर लॉन्गस्टोंग फोर्ट्रेस के शासक ड्यूक रियान को रोलैंड की वॉल वाली योजना के बारे में बताता है, तो वहाँ मौजूद सभी नोबल्स हंसने लग जाते हैं। उनके लिए ये बात मजाक से कम नहीं होती। उनका मानना था कि एक साधारण सी दीवार आखिर डिमोनिक बीस्ट को आखिर कितनी देर तक रोक पाएगी। तब ड्यूक रियान वहाँ बैठे बोरिस की तरफ देखकर पूछता है, तुम इस वॉल प्रोजेक्ट के बारे में कितना जानते हो? लेकिन बोरिस को इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता। उसे इन इम्पोर्टेंट मामलों में शामिल ही नहीं किया जाता था। अब फिर ड्यूक रियान अपने एम्बेसडर पेट्रो की तरफ स्माइल करते हुए पूछता है, तुम्हारा क्या विचार है पेट्रो? सिचुएशन थोड़ी अलग है। प्रिंस रोलैंड अब ट्रेड को पुराने तरीके से नहीं बल्कि करेंसी के जरिए करना चाहते हैं। अगर हम उनके मिनरल्स को 30% तक कम कीमत पर भी खरीदे तो भी यह हमारे लिए लाभदायक रहेगा। लॉन्ग टर्म में डिमोनिक बीस्ट से लड़ने का खर्च भी कम होगा और हमें खेती के लिए काफी जमीन भी मिल जाएगी। इसके बाद वह आगे कहता है, वैसे भी किंगडम के नियमों के अनुसार रोलैंड केवल 6 वर्षों तक ही अपनी जागीर शासक रहेगा, लेकिन अगर उसकी टेरिटरी इसी तरह विकसित होती रही तो बॉर्डर सिटी बहुत जल्द एक महत्वपूर्ण शहर बन जाएगी। इसलिए मेरा मानना है कि प्रिंस रोलैंड की मदद करना हमारे ही हित में है। हमें उसके साथ कम कीमत पर ट्रेड स्वीकार कर लेना चाहिए। पेट्रो की पूरी बात सुनने के बाद ड्यूक रियान स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारा विचार बुरा नहीं है, लेकिन तुम अभी भी एक मर्चेंट की तरह सोच रहे हो। व्यापारी केवल अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक किंग कभी इस तरह नहीं सोचता। हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील नहीं कर सकते जिसे हम कंट्रोल ही नहीं कर सके और जिसने हमारे आदेश मानने से इनकार किया हो, उसे सजा तो मिलेगी ही। अब अगली सुबह बॉर्डर सिटी में रोलैंड सभी नागरिकों को एक साथ इकट्ठा करता है। वे लोगों के सामने खड़े होकर एक महत्वपूर्ण भाषण देता है। लॉन्गस्टोंग फोर्ट्रेस ने माइन कोलैप्स का बहाना बनाकर हमें फूड सप्लाई भेजने से मना कर दिया है और एक बार फिर हमें मरने के लिए छोड़ दिया गया है, ठीक वैसे ही जैसे पहले भी कई बार किया गया था। अब हम देखते हैं कि वहाँ पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। रोलैंड आगे कहता है, इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि डेमोनिक पीरियड 4 महीने से भी ज्यादा समय तक चल सकता है और अगर कुछ नहीं बदला तो 2 साल पहले जो हुआ था वही दोबारा होगा। हमारे अपने लोग भूख से मरेंगे, बल्कि इस बार हालत उससे भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। अब ये सुनकर लोगों के चेहरे पर डर और निराशा साफ दिखाई देने लगती है, लेकिन तभी रोलैंड ऊंची आवाज में कहता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे पहले से इस स्थिति का अंदाजा था, इसलिए मैंने पहले ही सर्दियों की तैयारी कर ली है। हमारे पास ब्रेड है, मीट है, चीज है और जरूरत का हर सामान मौजूद है। मैं शपथ लेकर कहता हूँ कि अब मेरे रहते कोई भी भूखा नहीं मरेगा। मैं अपने लोगों को कभी भूखा नहीं मरने दूंगा। अब ये सुनते ही पूरा मैदान तालियों और नारों से गूंज उठता है। लोग रोलैंड का नाम लेकर उसका उत्साह बढ़ाने लगते हैं, लेकिन रोलैंड अभी अपनी पूरी बात नहीं करता। वह आगे कहता है, समस्या यह है कि लॉन्गस्टोंग फोर्ट्रेस अब हमसे नाराज है और उन्होंने सर्दियों में हमें अपने किलों में शरण देने से इनकार कर दिया है। अब यहाँ पर फिर से सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। चिंता मत करो, मैं शहर के पश्चिमी हिस्सों में एक विशाल और मजबूत वॉल बनवा रहा हूँ जो डेमोनिक पीरियड के दौरान हमारी रक्षा करेगी। और मैं तुम्हें यह गारंटी देता हूँ कि जिन डेमोनिक बीस्ट से हम इतने वर्षों से डरते आए हैं वह उतने भयानक नहीं है जितना हमें बताया गया है। वे भी
आखिर जानवर ही हैं। इसके बाद रोलैंड अपनी सबसे बड़ी घोषणा करता है और इसी कारण मैं एक नई सेना बना रहा हूँ, मिलिशिया आर्मी। यह सेना तुम लोगों से बनेगी। जो भी अपने घर, अपने परिवार और अपने शहर की रक्षा करना चाहता है वह मिलिशिया आर्मी में शामिल हो सकता है। हर सैनिक को 25 सिल्वर कॉइन्स वेतन के रूप में दिए जाएंगे और यदि कोई युद्ध में मारा जाता है तो उसके परिवार को 5 गोल्ड कॉइन्स मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। अब रोलैंड की यह घोषणा सुनकर भीड़ में हलचल मच जाती है, क्योंकि पहली बार बॉर्डर सिटी के लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई शासक सच में उनके भविष्य के लिए लड़ रहा है। इसके बाद रोलैंड लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस की झोपड़ियों में जाकर भूख से मरना पसंद करोगे या फिर अपने ही शहर में सम्मान के साथ खड़े होकर लड़ना पसंद करोगे? अगर तुम सच में अपने परिवार, दोस्तों और इस शहर को बचाना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ जाओ। आज से तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। अब ये सुनते ही पूरे मैदान में जोश की लहर दौड़ जाती है। लोग एक साथ चिल्लाने लगते हैं, हम लड़ेंगे, हम अपने शहर की रक्षा करेंगे, बॉर्डर सिटी की जय हो। हम देखते हैं कि पहली बार लोगों को लग रहा था कि उनका भविष्य पूरी तरह अंधकार में नहीं है। उसी रात रोलैंड एना और नीना के साथ बैठा हुआ था। तभी वह कार्टर से पूछता है, उस शिपमेंट का क्या हुआ? कार्टर जवाब देता है, वह वहाँ पहुँच गया है योर हाइनेस। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, आपको इतना पाउडर, आइस और स्नो आखिर किस लिए चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं, ये बस मेरे लिए अगला एक्सपेरिमेंट है। हालांकि रोलैंड के लिए ये मैजिक नहीं बल्कि साइंस था, लेकिन इस दुनिया के लोगों के लिए दोनों में ज्यादा फर्क नहीं था। कुछ देर के बाद रोलैंड अपने कमरे में लौटता है। कमरे में पहुंचते ही उसकी नजर मेज पर रखे वाइन के एक गिलास पर पड़ती है। वह उसे उठाकर पीने ही वाला होता है कि अचानक खिड़की पर एक पत्थर आके लगता है। अब रोलैंड यहाँ पर चौंक जाता है। वह खिड़की की तरफ बढ़कर देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक लेडी अचानक अंधेरे से निकलकर उसके पीछे आ जाती है और अगले ही पल वह तेज धार वाला नाइफ उसकी गर्दन पर टिका होता है। हम देखते हैं कि रोलैंड का पूरा शरीर सख्त हो जाता है। वह हिलने तक की भी हिम्मत नहीं कर पाता। वह अपने दिमाग में बस एक ही चीज सोच रहा था, लगता है आखिरकार असासिन मुझे मारने आ ही गया। लेकिन तभी वह लेडी उसे हल्का सा आगे धकेलते हुए कहती है, शांत रहो, हम दुश्मन नहीं है। मैंने सही कहा ना? अब रोलैंड धीरे धीरे उसकी तरफ देखता है। तभी उसकी नजर लेडी के कपड़ों पर बने एक खास सिंबल पर पड़ती है। वह सिंबल सेक्रेड माउंटेन का था और उसी पल रोलैंड समझ जाता है कि यह कोई असासिन नहीं है, यह विच एसोसिएशन की सदस्य है। अब वह लेडी स्माइल करते हुए कहती है, वाह, तुमने तो एक नजर में पहचान लिया, लगता है काफी पढ़े लिखे हो। अब इसके बाद वह अपने चेहरे पर बंधा हुआ कपड़ा हटाती है और अपना इंट्रो देती है, मेरा नाम है नाइटिंगेल। अब जैसे ही रोलैंड उसका चेहरा देखता है वो उस पर पूरी तरह से फिदा हो जाता है, क्योंकि उसके सामने खड़ी वह महिला बेहद खूबसूरत थी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वह भी एक विच थी। अब रोलैंड खुद को संभालते हुए कहता है, अगर तुम मुझे मारने नहीं आई हो तो फिर यहाँ आने का मकसद क्या है? अब नाइटिंगेल स्माइल करते हुए कहती है, सबसे पहले मैं तुम्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ एना और नीना को बचाने के लिए। जब मुझे खबर मिली थी कि बॉर्डर सिटी में एक विच पकड़ी गई है तो मैं उसे बचाने यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ पहुँचकर मैंने देखा कि तुमने खुद उसकी जान बचा ली और सच कहूँ मैं इससे काफी हैरान थी। इसके बाद वह रोलैंड की आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे अब तक यह समझ नहीं आया कि तुम इतने अलग क्यों हो। तुम विचेस को मॉन्स्टर की तरह क्यों नहीं देखते? लेकिन फिर भी विच कॉर्पोरेशन एसोसिएशन की तरफ से मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि नाइटिंगेल आराम से रोलैंड के बिस्तर पर बैठ जाती है। आओ यहाँ बैठकर बात करते हैं। पर हम देखते हैं कि दोस्तों बेचारा रोलैंड अभी भी थोड़ा घबराया हुआ होता है। आखिर कुछ सेकंड्स पहले तो उसके गले पर नाइफ रखा हुआ था, लेकिन अब सिचुएशन नॉर्मल थी और जब सामने बैठी विच खुद बातचीत करने के लिए बुला रही हो तो रोलैंड के पास मना करने का कोई खास रीजन भी नहीं था। अब जब रोलैंड को ये यकीन हो जाता है कि फिलहाल उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, तब वह नाइटिंगेल से पूछता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? अब हम देखते हैं कि नाइटिंगेल धीरे से उसके बालों को छूते हुए कहती है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे इंसानों को देखा है और लगभग हर इंसान की आंखों में विचेस के लिए सिर्फ डर होता है, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारी आंखों में डर नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी है, तुम हमें समझना चाहते हो। फिर वह एक और चौंकाने वाली बात कहती है, जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं पूरे एक हफ्ते से इनविजिबल होकर तुम्हें ऑब्जर्व कर रही हूँ। तुम्हारी लगभग हर गतिविधि मैंने देखी है, हाँ वो भी जो अभी तुम सोच रहे हो। अब ये सुनकर रोलैंड थोड़ा शर्माने लग जाता है, अगर तुम इतने दिनों से यहाँ थी तो अब सामने क्यों आई हो? तभी हम देखते हैं कि नाइटिंगेल का चेहरा अचानक से सीरियस हो जाता है। वह कहती है, क्योंकि तुम्हारी एक मेड ने तुम्हारी वाइन में पॉइजन मिला दिया था और अगर मैं सामने नहीं आती तो अब तक तुम रेस्ट इन पीस हो चुके होते। अब ये सुनकर रोलैंड भी हैरान रह जाता है, मतलब मेरे ही लोग मुझे मारना चाहते हैं? बिल्कुल, तुम्हारा ये घर उतना सुरक्षित नहीं है जितना तुम समझते हो। अब जब रोलैंड उसका शुक्रिया अदा करता है तब वह स्माइल करते हुए कहती है, धन्यवाद की जरूरत नहीं है, तुमने एना की जान बचाई थी और मैंने तुम्हारी, और अब हमारा हिसाब बराबर
बराबर हो गया है। लेकिन अगले ही पल वह एक और बड़ी बात कहती है, और हाँ, मैं एना और नीना को अपने साथ ले जा रही हूँ। क्या? क्यों? उन्हें कहाँ ले जाओगी? नाइटिंगेल कहती है, विच कॉर्पोरेशन एसोसिएशन के पास। वहीं एक ऐसी जगह है जहाँ हमें विचेस शांति और सुरक्षा के साथ रह सकती हैं। लेकिन रोलैंड तुरंत मना कर देता है। वह कहता है कि नहीं, उनके यहाँ रहने में कोई समस्या नहीं होगी। मैं वादा करता हूँ कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। अब नाइटिंगेल धीरे से सिर हिलाती है। तुम उन्हें सेक्रेड माउंटेन तक नहीं ले जा सकते, और वही उनकी असली मंजिल है। रोलैंड तुरंत पूछता है, क्या तुम उत्तर के पहाड़ों की बात कर रही हो? लेकिन नाइटिंगेल इस बात का सीधा जवाब नहीं देती। सुनो, मैं उन्हें अभी ले जाने नहीं दे सकता। डिमोनिक पीरियड सिर्फ 2 महीने दूर है। पूरे क्षेत्र बर्फ से भर जाएगा, हर तरफ मॉन्स्टर होंगे। ऐसे समय में मैं एना और नीना को उस रास्ते पर कैसे भेज सकता हूँ? आगे हम देखते हैं कि वह एक प्रस्ताव रखता है, क्यों न तुम और तुम्हारी विच एसोसिएशन सर्दियाँ खत्म होने तक बॉर्डर सिटी में ही रहो। विंटर खत्म होने के बाद तुम सेक्रेड माउंटेन की तरफ जा सकती हो। अब यह सुनकर नाइटिंगेल समझ जाती है कि रोलैंड सिर्फ एना और नीना की नहीं, बल्कि पूरे विच एसोसिएशन को शरण देने की बात कर रहा है। देखा जाए तो यह प्रस्ताव बुरा नहीं था, लेकिन फिर भी वह मना कर देती है। सुनो, भले ही तुम विचेस से नहीं डरते, लेकिन यहाँ के लोग डरते हैं, और अगर चर्च को यह पता चल गया कि यहाँ इतनी सारी विचेस छिपी हुई है, तो वे हम सबको मारने आ जाएंगे। तुम इतना बड़ा रिस्क आखिर क्यों लेना चाहते हो? तुम्हारे लिए तो एना और नीना को हमारे साथ भेज देना ही सबसे सेफ ऑप्शन है। अब रोलैंड बिना सोचे उससे कहता है, क्योंकि वे मेरे लिए जरूरी है। अब नाइटिंगेल उसकी आंखों में देखते हुए पूछती है, क्या तुम बॉर्डर सिटी और अपने सपनों के लिए एना की जान खतरे में डालना चाहते हो? तभी वह रोलैंड को विचेस के जीवन का सबसे भयानक सच बताती है। वह बताती है कि जब कोई विच 18 साल की होती है, तब उसकी अवेकनिंग ट्रायल शुरू होती है। यह उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक परीक्षा होती है। ज्यादातर विचेस डिमोनिक पीरियड के दौरान ही पूरी तरह अवेकनिंग प्राप्त करती हैं। जो 18 साल की उम्र तक अवेकनिंग प्राप्त नहीं कर पाती, वे कभी विच बनती ही नहीं। लेकिन जो अवेकनिंग हासिल कर लेती है, उन्हें हर साल अपने अवेकनिंग डे पर एक भयानक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। उस समय उनका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच जाता है। उनका खून शरीर से बाहर निकलने लगता है, आंखें सूज जाती है। ऐसा दर्द होता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर वे इस पीड़ा को सहन कर ले, तो कुछ दिनों बाद उनका शरीर सामान्य हो जाता है। लेकिन अगर वे असफल हो जाएं, तो उनकी मृत्यु बेहद दर्दनाक तरीके से होती है। उनका पूरा शरीर अंदर से जलकर राख बन जाता है, जैसे उन्हें किसी भट्टी में झोंक दिया गया हो। आगे नाइटिंगेल बताती है, इसी वजह से बहुत सारी विचेज 18 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते मर जाती है, और एना भी बहुत जल्द अपनी अवेकनिंग स्टेज में प्रवेश करने वाली है। इसलिए उसका एसोसिएशन के साथ रहना ज्यादा सुरक्षित होगा। मैं जानती हूँ कि एना और नीना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन कम से कम उन्हें जीने का एक मौका तो मिलना चाहिए। अब ये सुनकर रोलैंड चुप हो जाता है। दोस्तों, रोलैंड और रूलन दोनों एक ही बंदे हैं, मतलब इसके 2 नाम हैं। अगर नीना को कुछ हो गया, तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। अब आखिरकार वह नाइटिंगेल की बात मान लेता है। नाइटिंगेल उसे थैंक यू कहती है, और फिर अपनी अदृश्य शक्ति का उपयोग करके वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद रोलैंड सीधे एना के कमरे में जाता है। वह उसे पूरी स्थिति समझाता है। वह बताता है कि एसोसिएशन के साथ जाना उसके लिए कितना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात होती है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। हम देखते हैं कि एना साफ साफ मना कर देती है। ये सुनकर रोलैंड हैरान रह जाता है। तभी नाइटिंगेल भी सामने आकर उसे समझाने लगती है। वह उसे अवेकनिंग ट्रायल के खतरे के बारे में बताती है। लेकिन हम देखते हैं कि एना फिर भी नहीं जाना चाहती। वह कहती है कि वह सब कुछ सह लेगी। अगर मैं प्रिंस रोलैंड के साथ हूँ तो मैं सुरक्षित हूँ, इसलिए मैं यहीं पर रहूंगी। ये सुनकर रोलैंड कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि एना का ये फैसला सिर्फ भरोसे की वजह से नहीं था, बल्कि उसके दिल में रोलैंड के लिए एक खास जगह बन चुकी थी। नाइटिंगेल भी एना के फैसले की इज्जत करते हुए मान जाती है और कहती है कि ठीक है, अगर एना यही चाहती है तो वह भी फिलहाल बॉर्डर सिटी में ही रुकेगी। और जाने से पहले वो रोलन के पास आती है और धीरे से कहती है, अब एना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसका ख्याल रखना। रोलन भी ये देखकर खुश हो जाता है कि एना ने उसके साथ रहने का फैसला किया है। अगली सुबह कार्टर जल्दी जल्दी रोलन के कमरे में आता है और उसे बताता है कि उसकी मेट टाइया मर चुकी है। सबसे हैरानी की बात ये थी कि आसपास किसी संघर्ष या किसी दूसरे व्यक्ति के मौजूद होने का कोई भी सबूत नहीं था। ये सुनकर रोलन तुरंत समझ जाता है कि शायद ये नाइटिंगेल का काम हो सकता है। लेकिन तभी नाइटिंगेल खुद उसके कमरे में आ जाती है और एक कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, शायद ये तुम्हारे काम की चीज है, और हाँ, यह मत समझना कि मैंने तुम्हारी मेट को मारा है। उसके दांतों में पहले से ही जहर छुपा हुआ था। जैसे ही मैंने उसे पूछताछ की, उसने वह जहर निकल दिया। मैंने सिर्फ हालात को एक दुर्घटना जैसे दिखाने की कोशिश की है। अब आगे रोलन उस दस्तावेज को पढ़ता है और उसे पता चलता है कि टाइया को यह काम करने के लिए मजबूर किया गया था। उसकी छोटी बहन का अपहरण कर लिया गया था और उसे धमकी देकर राजकुमार की हत्या करने के लिए कहा गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कोई और नहीं बल्कि
रोलन की अपनी बहन गार्सिया थी, जो अपने ही भाई को रास्ते से हटाना चाहती थी। अब कुछ देर के बाद रोलन की बैठक बैरो और कार्टर के साथ होती है। बैरो रिपोर्ट देता है कि सारे खनिज 50% कीमत पर बेचने के बावजूद उन्हें लगभग 200 गोल्ड कॉइन्स ही मिले हैं। सभी खर्चों के बाद भी उनके पास करीब 90 गोल्ड रॉयल्स बच गए हैं, जो आने वाली सर्दियों में बहुत काम आएंगे। कार्टर बताता है कि नई सेना में लगातार भर्ती हो रही है और जल्द ही 100 सैनिकों का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, लेकिन असली समस्या ट्रेनिंग की है। ये लोग किसान और मजदूर है। कार्टर आगे कहता है, हम उनसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे अचानक डेमोनिक बिस्ट से कैसे लड़ेंगे। इनमें से तो बहुतों ने कभी तलवार तक ही नहीं पकड़ी, तो तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? अब कार्टर सजेशन देता है कि शायद बोरिस उनकी मदद कर सकता है, क्योंकि उसके पास युद्ध का अनुभव है। ठीक है, ट्राई करके देख लो। अब कार्टर खुश होकर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद बैरो धीरे से कहता है, महाराज बुरा मत मानिए, लेकिन कार्टर अभी भी दुनिया को बहुत भोलेपन से देखता है। रोलन सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे पता है, मैंने सिर्फ उसका उत्साह बनाए रखने के लिए हाँ कहा था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि बोरिस जैसा आदमी हमारी कोई मदद नहीं करेगा, तो आखिर हम करेंगे क्या? हमारे पास न तो युद्ध का अनुभव है और न ही पर्याप्त तलवारें और ढाले। अरे हथियारों की चिंता मत करो चचा, बहुत जल्द हमारे पास ऐसे हथियार होंगे जिनके सामने तलवार और ढाल पुरानी चीजें बन जाएगी। मैं कुछ बिल्कुल नया बनाने वाला हूँ, जो इस दुनिया को बिल्कुल हमेशा के लिए बदल देगा। इसके बाद वह अपने एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देता है और एना को अपने साथ बुलाता है। रोलन एना से कहता है, तुम्हें अपनी सारी आग की शक्ति उंगलियों के सिरे पर केंद्रित करनी होगी। तब तक कोशिश करो जब तक आग का रंग नीला न हो जाए। हम देखते हैं कि एना बार बार कोशिश करती है, लेकिन यह काम उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा कठिन थी। हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वह पूरी तरह से थक जाती है और लड़खड़ाकर रोलन की बाहों में गिर जाती है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी शक्ति इस्तेमाल ही नहीं की। आखिर अब बनाना क्या चाहते हो? अभी तुम्हें समझाना मुश्किल है, बस इतना समझ लो कि अगर मेरा यह आविष्कार सफल हो गया तो इस दुनिया में एक नए युग की शुरुआत होगी। असल में दोस्तों, रोलन अपनी पिछली दुनिया का ज्ञान इस्तेमाल कर रहा था। एक आधुनिक इंजीनियर होने के नाते उसके दिमाग में ऐसे विचार जन्म ले चुका था जो मध्यकालीन दुनिया के युद्ध और तकनीक दोनों को हमेशा के लिए बदल सकता था। उस रात नाइटिंगेल एक बार फिर रोलन से मिलने आती है। इस बार उसके हाथ में कुछ ब्लूप्रिंट्स थे जिन्हें उसने पहले से ही देख लिया था। कागजों को ध्यान से देखते हुए वह कहती है, तुम्हें मानना पड़ेगा, यह चीज इतिहास में आज तक किसी ने भी नहीं बनाई। अगर ये सफल हो गई तो हमारी विच एसोसिएशन के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अब रोलन स्माइल करते हुए आंसर देता है, अगर तुम्हें इतनी ही ज्यादा पसंद आई तो रख लो, मैं इसे दोबारा बना सकता हूँ। अब नाइटिंगेल स्माइल करते हुए उससे कहती है, सच कहूँ तो अब मुझे एना से थोड़ी जलन होने लगी है। उसके पास कोई ऐसा इंसान है जो हर समय उसका ख्याल रखता है और उस पर खुद से ज्यादा भरोसा करता है। विच बनने के बाद मैंने कभी किसी पर भरोसा ही नहीं किया, लेकिन तुम्हें और एना को देखकर लगता है कि मैं धीरे धीरे बदल रही हूँ। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि रोलन और कार्टर बोरिस से मिलने उसके महल पहुँचते हैं। महल की भव्यता देखकर साफ पता चलता है कि बोरिस ने शहर की संपत्ति का कितना हिस्सा अपने ऊपर खर्च किया है। उनके पहुँचते ही बोरिस बड़े ही बनावटी अंदाज में उनका स्वागत करता है। रोलन उसकी झूठी स्माइल को तुरंत पहचान जाता है और बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आ जाता है। सुनो, मुझे अपनी फर्स्ट आर्मी के लिए कुछ प्रशिक्षक, अच्छे हथियार और अनुभवी सैनिक चाहिए ताकि हम बॉर्डर टाउन की रक्षा कर सके, जैसे कि रोलन को पहले से उम्मीद थी। बोरिस बहाना बनाते हुए कहता है, मुझे क्षमा करे, लेकिन मेरे सैनिक हाल ही के अभियानों से काफी थक चुके हैं। इतना कहकर वह एक छोटा सा डिब्बा उनकी ओर बढ़ा देता है। जब कार्टर उसे खोलता है तो अंदर सिर्फ एक गोल्ड रॉयल रखा होता है। अब यहाँ पर कार्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन रोलन उसे शांत रहने का इशारा करता है। वह खड़ा होता है और बोरिस का धन्यवाद करके वहाँ से वापस लौट आता है। रास्ते में कार्टर शर्मिंदा होकर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको उसकी बेइज्जती सहनी पड़ी। बच्चे चिंता मत करो, मैं तो बस तुम्हें इस नोबल्स की असली सच्चाई दिखाना चाहता था। वैसे भी मेरे पास अपना प्लान है, अब से हमारी सेना की ट्रेनिंग मैं खुद करवाऊंगा। अब इसके बाद रोलन सभी को दीवार के सामने इकट्ठा करता है। वह घोषणा करता है, आज से तुम लोग मेरी फर्स्ट आर्मी का हिस्सा हो। हर सैनिक को हर महीने 10 सिल्वर रॉयल्स दिए जाएंगे, साथ ही रहने और खाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। रोलन को अच्छी तरह से पता था कि इतनी सुविधाएं इन गरीब मजदूरों और किसानों के लिए किसी सपने से कम नहीं थी। भीड़ में एक युवक था जिसका नाम वार्नर था। कई दिनों की भूख और कठिन जीवन ने उसकी हालत खराब कर दी थी। उसका दोस्त मजाक करते हुए कहता है, यार भाई, कहीं ऐसा ना हो कि तू वेतन मिलने से पहले ही भूख से मर जाए। तभी दूसरा हंसते हुए कहता है, यार अगर तू मर गया तो तेरी प्रेमिका मैस्को का क्या होगा? असल में वार्नर इस सेना में इसलिए शामिल हुआ था ताकि कुछ पैसे कमा सके और साल खत्म
होने से पहले अपनी जीएफ को शादी के लिए प्रपोज कर सके। उसी समय हम देखते हैं कि कार्टर ऊंची आवाज में घोषणा करता है, राजकुमार रोलन आ रहे हैं, सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। अब रोलन को अपने सामने देखकर सभी लोग हैरान थे। उनमें से ज्यादातर ने कभी किसी राजकुमार को इतने करीब से देखा ही नहीं था। रोलन सबकी तरफ देखते हुए कहता है, यह मत समझो कि तुम यहाँ सिर्फ पैसे कमाने आए हो, तुम यहाँ अपने घर, अपने परिवार और अपनी जमीन की रक्षा करने आए हो। अब से तुम लोग फर्स्ट आर्मी के सैनिक हो। ट्रेनिंग आसान नहीं होगी, लेकिन मेहनत का इनाम भी मिलेगा। जो लोग सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें खाने में एक अतिरिक्त अंडा मिलेगा। अब एक एक्स्ट्रा अंडे का नाम सुनते ही सभी के चेहरे खिल जाते हैं। गरीब लोगों के लिए अंडा भी एक तरह किसी सोने से कम नहीं था। इसके बाद रोलन शहर के सबसे बेहतरीन शिकारी आयरन एक्स को सबके सामने लाता है और घोषणा करता है, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी आयरन एक्स की होगी। हालांकि कार्टर इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखता, लेकिन वह चुप रहता है। जो भी अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे प्रमोशन मिलेगी। यहाँ किसी की हैसियत उसके जन्म से नहीं बल्कि उसकी मेहनत से तय होगी। अब इसके बाद आयरन एक्स अपनी पहली ट्रेनिंग शुरू करता है। वह कहता है, पहला टेस्ट बहुत आसान है, तुम सबको सिर्फ 30 मिनट तक बिना हिले डुले सीधे खड़े रहना है। जो ये कर लेगा उसे एक अतिरिक्त अंडा और एक गिलास दूध मिलेगा। अब शुरुआत में सभी को यह काम बेहद आसान लगता है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद लोगों की टांगे कांपने लगती है, पीठ दर्द करने लगती है और पसीना भी बहने लगते हैं। वार्नर भी पूरी ताकत लगाकर अपनी जगह पर खड़ा रहता है। वह हार नहीं मानना चाहता क्योंकि उसके सपने और उसका फ्यूचर इसी सेना से जुड़े हुए थे। अब 30 मिनट पूरे होने तक लगभग हर किसी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। फिर भी अधिकांश लोग डटे रहते हैं। हालांकि वे बेहद थक चुके थे, लेकिन उनके मन में उत्साह भी था। उन्हें लग रहा था कि शायद पहली बार कोई उन्हें सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि भविष्य के सैनिकों की तरह देख रहा है। रोलन द्वारा बनाई गई नई सेना की ट्रेनिंग लगातार जारी थी। पहले दिन की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आयरन ने अपनी रिपोर्ट कार्टर को दी। दोनों साथ काम तो कर रहे थे, लेकिन उनके बीच अभी तक कोई खास तालमेल नहीं बना था। उधर नए भर्ती हुए सैनिक आपस में बात कर रहे थे। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई नोबल सच में अपने वादे पूरे करेगा। आखिर अब तक उन्होंने सिर्फ झूठ और शोषण ही देखा था। लेकिन तभी कार्टर वापस आ गया और सबको बताया कि उन्होंने ट्रेनिंग पूरी की है और उन्हें एक एक अंडा मिलेगा। अब यह सुनकर सबके चेहरे खिल उठते हैं। हालत यह भी थी कि कुछ लोगों ने तो पूरे साल अंडा ही नहीं खाया था। फिर कार्टर ने दूसरा राउंड शुरू कर दिया। इस बार शर्त और भी ज्यादा कठिन थी। अगर सभी लोग 30 मिनट तक बिना हिले खड़े रहे तो सभी को 2 अंडे मिलेंगे, लेकिन अगर एक आदमी भी फेल हुआ तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अब ट्रेनिंग के दौरान कार्टर ने रोलन से अपनी चिंता जाहिर की। उसने कहा कि यह लोग बहुत वीक है। जब इनके सामने असली डिमोनिक बीस्ट आएंगे तो यह लड़ने के बजाय भाग जाएंगे, और वैसे भी सिर्फ खड़े रहने से कोई सैनिक कैसे बन सकता है? क्या सच में आयरन एक्स को इनका कप्तान बनाया जाएगा? अब रोलन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास 2 महीने में इन्हें मजबूत योद्धा बनाने का कोई और तरीका है? हम देखते हैं कि कार्टर उसे तुरंत मना कर देता है। एक असली नाइट तैयार करने में कम से कम 5 साल लगते हैं। अब रोलन यहाँ पर स्माइल करता है। वह कहता है कि यही तो बात है, मैं इन्हें नाइट या तलवारबाज बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहा, मैं इन्हें राइफलमैन बनाना चाहता हूँ। कार्टर को उसकी बात समझ ही नहीं आई, लेकिन रोलन ने कहा कि समय आने पर वो सब समझ जाएगा। उसके अनुसार सबसे शक्तिशाली सेना वह नहीं होती जिसके सैनिक सबसे ताकतवर हो, बल्कि वह होती है जिसके सैनिक सबसे ज्यादा एजुकेटेड और अनुशासित हो। दोपहर में सभी सैनिक खाना खा रहे थे। उन्हें वादा किया गया अंडा भी उन्हें मिल चुका था। इसी बीच कार्टर ने तीसरे राउंड की घोषणा कर दी। अब सभी को लंबी दौड़ लगानी थी। अगर कोई थक जाए तो बाकी उसे कंधे पर उठाकर उसे मंजिल तक ले जा सकते थे, और अगर पूरी टीम सफल रही तो रात में एक और अंडा उन्हें मिलेगा। अबे ये क्या चल रहा है? अंडों की गेम खेल रहे हो क्या? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आयरन भी हैरान था कि आखिर ये कैसी ट्रेनिंग है, लेकिन आदेश प्रिंस का था, इसलिए किसी ने सवाल ही नहीं किया। अब घंटों दौड़ने के बाद सभी की हालत बहुत ही ज्यादा टाइट हो चुकी थी। इसी दौरान वार्नर थककर गिर पड़ता है, लेकिन उसके साथियों ने उसे छोड़ने की बजाय उसे उठाया और अपने साथ लेकर दौड़ गए। अब जब ट्रेनिंग खत्म हुई तो पता चला कि 3 लोग पीछे रह गए हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो भी वार्नर को सहारा देते हुए पहुंच गए। यही वह चीज थी जो रोलन देखना चाहता था। वह सिर्फ सैनिक नहीं बना रहा था, वह एक ऐसी यूनिट बना रहा था जो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हो। रात में सभी लोग खाना खाकर आराम ही कर रहे थे, तभी कार्टर ने अचानक नाइट ट्रेनिंग की घोषणा कर दी। हम देखते हैं कि आयरन तक हैरान रह गया, लेकिन कार्टर ने कहा कि इसे एक इमरजेंसी ड्रिल समझो। दूसरी तरफ रोलन अपने कमरे में वापस लौटता है। वहाँ हमेशा की तरह नाइटिंगेल उसका
उसका इंतजार कर रही थी और आते ही उसने बताया कि वह उसका खाना पहले से ही खा चुकी है। अब रूलन ने मजाक में कहा कि कम से कम एक प्रिंस की थोड़ी इज्जत तो कर लिया करो यार। पर इस पर नाइटिंगेल नाटक करते हुए कहती है, क्या इतना काफी है महाराज आपके लिए, या फिर आपके पैर भी दबा दूं, इससे आपकी पूरी थकान भी चली जाएगी। आगे हम देखते हैं कि रूलन हंसकर अपने ब्लूप्रिंट्स पर काम करने लग जाता है। नाइटिंगेल को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वह शहर पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है, लेकिन रूलन का जवाब साफ था, वह सिर्फ वर्तमान नहीं देख रहा था, वह आने वाले फ्यूचर की नींव रख रहा था। जब नाइटिंगेल ने पूछा कि भूखे लोगों को पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा होगा, तब रूलन कहता है कि ज्ञान ही वह चीज है जो इंसान को सिर्फ जिंदा रहने से आगे बढ़कर किसी मकसद के लिए लड़ना सिखाती है। अब हम देखते हैं कि पूरी रात काम करने के बाद आखिरकार उसका नया ब्लूप्रिंट रेडी हो जाता है। साथ ही उसके बगल में एक छोटा सा धातु का सामान भी रखा था। रूलन उसे उठाता है और हाथ में पकड़ी छोटी सी गोली को देखते हुए स्माइल करता है। बस यही चाहिए था, यही इस दुनिया को बदलेगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वह कार्टर और आयरन को जंगल में लेकर जाता है। वहाँ उसने उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा इन्वेंशन दिखाता है, एक ऐसा हथियार जिन्हें देखकर दोनों कुछ समझ ही नहीं पाते। यह है राइफल। यह एक लंबी दूरी का हथियार है जो दूर खड़े दुश्मन को भी एक ही वार में मार सकता है। क्या ये तीर कमान जैसा है? नहीं, इसे चलाने में समय जरूर लगता है, लेकिन इसकी ताकत तीर कमान से कई गुना ज्यादा है। इसके बाद वह उन्हें गन पाउडर दिखाता है और विस्तार से समझाना शुरू करता है कि राइफल को कैसे लोड किया जाता है और इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वो दोनों को सही तरीके से राइफल पकड़ना सिखाता है और सामने रखे एक भारी लोहे के आर्मर को निशाना बनाने को कहता है। अब जैसे ही वो गोली चलाते हैं, गोली सीधा आर्मर को चीरते हुए आर पार निकल जाती है। ये देखकर कार्टर और आयरन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब उन्हें समझ आ गया था कि आखिर रूलन सैनिकों को घंटों खड़े रहने, अनुशासन सिखाने और टीम वर्क की ट्रेनिंग क्यों दे रहा था। उसे तलवारबाज नहीं चाहिए थे, उसे ऐसे सैनिक चाहिए थे जो आदेश मान सके, लाइन बनाकर खड़े रह सके और सही समय पर राइफल चला सके। यार ये राइफल तो कमाल की है, लेकिन आपने अब तक कितने राइफलें बनाई हैं? फिलहाल सिर्फ 2, और अगर सब ठीक रहा तो डिमोनिक पीरियड से पहले शायद 2 और बना पाऊं। अब ये सुनकर कार्टर थोड़ा उदास हो जाता है। 4 राइफलें पूरी सेना के लिए बहुत कम थी, लेकिन हम देखते हैं कि रूलन को इसकी चिंता नहीं थी। सुनो, हथियार सिर्फ एक साधन होते हैं, असली ताकत भरोसे, अनुशासन और वफादारी में होती है। एक सच्चा योद्धा ही किसी हथियार की पूरी क्षमता निकाल सकता है। अब इसके बाद उसने दोनों के हाथों में एक एक राइफल थमा दी और बोला, आज से बॉर्डर सिटी का एक हिस्सा तुम दोनों के हाथ में है। अब आगे हम देखते हैं कि कार्टर और आयरन तुरंत उसके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। उन्होंने उसे वचन दिया कि आखिरी सांस तक शहर और उसकी लोगों की रक्षा करेंगे। दूसरी तरफ लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस में ड्यूक का चापलूस वॉरिस लगातार बॉर्डर सिटी की खबरें पहुंचा रहा था। वह बता रहा था कि कैसे रूलन ने एक बड़ी दीवार बना ली है और मिलिशिया आर्मी में बड़ी संख्या में लोगों की भर्ती कर ली है। लेकिन ड्यूक रियान को यह सब बस मजाक जैसा लग रहा था। एक दीवार और कुछ किसान मेरी चिंता का कारण नहीं बन सकते। उसे अब भी यकीन नहीं था कि बॉर्डर सिटी कभी उसके लिए खतरा नहीं बन सकती। अब कुछ दिनों बाद मिलिशिया आर्मी की ट्रेनिंग और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी थी। अब धीरे धीरे लोगों के अंदर बदलाव दिखने लगे थे। जो किसान और मजदूर पहले मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे, वहीं अब घंटों की ड्रिल और दौड़ पूरी कर रहे थे। उसी दौरान कैप्टन ग्रेहुड ये सब देख रहा था। उसे एहसास होने लगा कि यह ट्रेनिंग बेकार नहीं है। अगर इसी तरह चलता रहा तो यह आम लोग भी असली सैनिक जैसे बन सकते हैं। याद रहे, ग्रे उन्हीं कप्तानों में से एक था जिन्हें रूलन ने पहले बुलाया था और जो उससे बात करते समय डर के मारे कांप रहा था। अब एक दिन उसकी मुलाकात दूसरे कप्तान ब्रायन से हुई। ब्रायन ने उसे सलाह दी कि वह भी मिलिशिया आर्मी में शामिल हो जाए। वह कहता है, तुम्हारी तलवारबाजी काफी अच्छी है, अगर तुम शामिल हो जाओ तो प्रिंस जरूर प्रभावित होंगे, शायद तुम्हें नाइट भी बना दे। लेकिन ग्रे की सबसे बड़ी कमजोरी उसका आत्मविश्वास था। उसे खुद पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने यह कहकर मना कर दिया कि फिलहाल सिटी गार्ड की नौकरी ही उसके लिए काफी है। अब दोनों बात करते करते जंगल के अंदर एक पुरानी घर जैसे जगह पर पहुंच गए। वहाँ कई हथियारबंद लोग मौजूद थे, लेकिन उनमें से कुछ चेहरे बिल्कुल अनजान थे। दोनों को देखते ही उनमें से एक आदमी स्माइल करता है और बोलता है, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक शानदार मौका है। फिर वह दावा करता है कि अगर वे उसका काम करते तो उन्हें नाइट बना दिया जाएगा। अब ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। उस आदमी ने बताया कि उसका चाचा ड्यूक के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक है और क्योंकि रूलन ने ड्यूक के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, इसलिए अब उसे सबक सिखाना जरूरी हो गया है। अब उसे महल के अंदर पहुंचने के लिए कुछ लोगों की मदद चाहिए। ग्रे और ब्रायन को तभी महसूस हो गया कि मामला बहुत सीरियस है। क्या तुम लोग प्रिंस को मारने वाले हो? अब वह आदमी हंसते हुए कहता है, नहीं, अगर हम
सीधे प्रिंस को मार ही देंगे तो सारा शक ड्यूक पर आएगा। फिर उसने अपनी प्लानिंग बताई। वह कहता है कि हमें बस उस चीज को नष्ट करना है जिस पर बॉर्डर सिटी अभी सबसे ज्यादा निर्भर है, और वह चीज है फूड सप्लाई। उनकी प्लानिंग ये थी कि शहर के लिए जमा किया गया सारा खाद्यान्न जला दिया जाए। अगर भोजन खत्म हो गया तो लोग खुद ही खुद भूख से मर जाएंगे और रूलन का पूरा सपना बिखर जाएगा। इसके बदले में ड्यूक उन्हें नाइट की उपाधि और जमीन देने को तैयार था। अब ये सुनकर ब्रायन के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन हमेशा की तरह ग्रे ने बिना सोचे समझे उससे सवाल पूछ लिया, आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो? दोस्तों यहीं पर ये वीडियो खत्म होती है। रूलन को क्या पता था कि डेमोनिक बीस्ट से पहले ही उसके अपने ही लोगों के बीच एक ऐसा गद्दार बैठा हुआ है जो एक ही रात में उसकी पूरी फूड सप्लाई को राख बना सकता है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या बॉर्डर सिटी सर्दियों से पहले बचेगी या रूलन का पूरा सपना जलकर खत्म हो जाएगा? इसका पता तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। जानने के लिए इंतजार कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। और हाँ यार, सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को, इससे मुझे अच्छा भी लगेगा। और प्यारा सा कमेंट करना भी ना भूलना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।